हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से गिव साइंटिफिक रीजंस तक के क्वेश्चंस हम लोग ने सारे सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। गिव साइंटिफिक रीजंस के बाद जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। आज हम एक न्यू क्वेश्चन चालू कर रहे हैं जो है राइट शॉर्ट नोट्स। एंड राइट शॉर्ट नोट्स का ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के शॉर्ट नोट्स सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहली शॉर्ट नोट है वो है सेक्रेड ग्रोव्स। द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर टू बी सेक्रेड इज कॉल्ड एज अ सेक्रेड ग्रोव। ऐसे फॉरेस्ट है जिनको भगवान के नाम पे कंजर्व किया जाता है और उनको सेक्रेड माना जाता है। सेक्रेड मीन्स पवित्र माना जाता है। ऐसे फॉरेस्ट को बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव्स। These are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department. एक्चुअल में ये क्या है, तो ये सेंचुरीज़ है जिनकी जो देखभाल होती है, उनका कंजर्वेशन का काम होता है वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी करती है, ना कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, एज इट हैज़ बीन कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड इट हैज़ अ स्पेशल प्रोटेक्शन। ओके, ये जो सेक्रेड ग्रोव्स है या फिर फॉरेस्ट है उनको भगवान के नाम पे कंजर्व किया जाता है, सो उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन भी होता है। जैसे कि वहाँ पे हंटिंग नहीं की जाती, किसी भी एनिमल या बर्ड को मारा नहीं जाता, वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं उनको काटा भी नहीं जाता। ओके, दीज क्लस्टर्स ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री। ये जो घने जंगल है, ओके, वो इंडिया में वेस्टर्न घाट में ही नहीं तो पूरे कंट्री में प्रेजेंट है। मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रोव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। ओके, इंडिया का जो रिपोर्ट मिला है उस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रोव्स है। ओके, नेक्स्ट इज लेक टैपिंग। A lake tap involves excavating a tunnel at the bottom of the lake. लेक टैपिंग में क्या करते हैं, तो लेक के बॉटम में एक टनल बनाया जाता है। ओके, डायनामाइट्स आर प्लांटेड देयर इन एंड ब्लास्टेड केयरफुली। डायनामाइट्स क्या है, तो ये पावरफुल एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होते हैं, उनको रख के केयरफुली उनका ब्लास्ट किया जाता है। द वाटर फ्लोज विद द ग्रेटर फोर्स थ्रू द टनल आफ्टर सच अ ब्लास्टिंग इज डन। ओके, ये ब्लास्टिंग के बाद क्या होता है, तो जो वाटर फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इंक्रीज फ्लो ऑफ वाटर इज देन ड्रिवन टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट। ओके, ये जो इंक्रीज फ्लो है वाटर का उसको क्या करते हैं, तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में डाइवर्ट किया जाता है। This technique is done to establish waterways for hydropower, for making drinking water available and for irrigation water purpose. ये जो टेक्निक है लेक टैपिंग, उसका बेनिफिट या फिर यूज़ क्या है, तो दे आर यूज़ फॉर वाटरवेज फॉर हाइड्रो पावर। मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में जो भी वाटर लगता है उसके लिए लेक टैपिंग यूज़ की जाती है। also for making drinking water available and for irrigation water purpose. इरीगेशन मतलब आप लोगों ने कभी एग्रीकल्चर लैंड में देखा होगा कि जो वाटर सिस्टम होती है वो इरीगेशन टाइप की होती है। ओके, सो इसमें भी लेक टैपिंग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम भी दिया है, आप आंसर में डायग्राम ऐड करोगे तो ये और बेटर होगा। ओके, द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऐसा पावर प्लांट जो न्यूक्लियर एनर्जी पे बेस्ड है। ओके, इन दिस प्लांट स्टीम टर्बाइन इज यूज्ड टू रोटेट जनरेटर। However, here the energy released by fusion of nuclei of atom like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure. ओके, जनरेटर को रोटेट करने के लिए कौन सा टरबाइन यूज़ किया जाता है, तो स्टीम टरबाइन। और स्टीम बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ओके, वो किससे मिलती है, तो बाय फ्यूजन रिएक्शन। यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम यूज़ करके उनकी फ्यूजन रिएक्शन की जाती है। द एनर्जी इन अ स्टीम रोटेट्स द टरबाइन विच इन टर्न ड्राइव्स द जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। A nuclear power plant does not use fossil fuel like coal. न्यूक्लियर पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल्स सच एज अ कोल यूज़ नहीं किया जाता। Therefore, the problems like air pollution do not arise. Also, if sufficient nuclear fuel is available, this can be a good source of electrical energy.
ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ड्यू टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, ये प्रॉब्लम वाला जो है वो मैंने लास्ट क्वेश्चन में ऐड नहीं किया था, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन था न्यूक्लियर पावर प्लांट का उसके आंसर में ऐड नहीं किया था क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चन है। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मैंने सिर्फ वर्किंग और उसके बेनिफिट्स दिए थे। आप आंसर में प्रॉब्लम्स भी ऐड कर सकते हो। ओके, द प्रोडक्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल आर रेडियो एक्टिव एंड एमिट हार्मफुल रेडिएशन। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं फ्यूजन रिएक्शन से वो रेडियो एक्टिव होते हैं और वो हार्मफुल रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर वेस्ट। हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज़ अ बिग चैलेंज। ओके, ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है उनको केयरफुली सेफली डिस्पोज करना एक टाइप का चैलेंज ही है। एन एक्सीडेंट इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी fatal. This is because the accident may result in the release of very harmful radiation. Okay, in case न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वेरी डेंजरस हो सकता है क्योंकि हम लोग फ्यूजन के लिए जो एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिव है और उनमें से हार्मफुल रेडिएशंस बाहर निकलते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टारफिश। The calcareous spines are present in the body of starfish, hence they are called as a echinoderm. Starfish के बॉडी पे जो स्पाइंस होते हैं वो calcareous होते हैं। calcareous मतलब मेड अप ऑफ कैल्शियम और इसीलिए उनको echinoderm बोला जाता है। Starfish are found only in a ocean. ओके, वो सिर्फ ओशन में मिलते हैं। The body is a triploblastic and eucoelomate. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब दे आर डिराइव फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक सेल एंड यूकोएलोमेट मतलब उनमें उनके बॉडी में एक कैविटी होती है। It is radially symmetrical in adult stage. However, they show bilateral symmetry in the larval stage. बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स क्या, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो सेंटर में कट करेंगी तो उस ऑर्गेनिज्म के जो दो हिस्से होंगे, दो पार्ट होंगे, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ओके, सो ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो स्टारफिश में सिर्फ लार्वल स्टेज में मिलती है। दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ 2 feet. 2 feet आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। लोकोमोशन मूवमेंट करने के लिए उनमें 2 feet होता है और 2 feet का दूसरा यूज़ क्या है, तो कैप्चरिंग द प्रे। दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पाइंस एंड ऑसिकल्स। ओके, जैसे मैंने पहले बताया कि उनके बॉडी पे कैल्केरियस स्पाइंस होते हैं एंड ऑसिकल्स। ऑसिकल मतलब स्मॉल बोन्स, वो भी कैल्केरियस से मेड अप ऑफ कैल्शियम है। ओके, दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन एंड दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैमल्स। द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड इज अ टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मैमल्स। ओके, मैमल का टिपिकल कैरेक्टर क्या है, तो जो फीमेल मैमल्स होते हैं उसमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। दिस एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड। ओके, ये जो एनिमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं मतलब क्या, तो उनका जो ब्लड टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो फ्लक्चुएट नहीं होता एज पर सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं होता। जैसे हम लोग ने रेप्टाइल्स में देखा था, वो क्या थे, वो कोल्ड ब्लडेड थे। ओके, उनका जो टेम्परेचर होता है ब्लड का वो सराउंडिंग के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है, लेकिन मैमल्स में ऐसा नहीं होता। दे आर वार्म ब्लडेड। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ओके, डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद द नेल्स, क्लॉज और हूव्स। डिजिट मतलब फिंगर या फिर जो टोज होते हैं उनको क्या होते हैं, नेल्स होते हैं, जैसे हम लोग को है क्लॉज मतलब जो कर्व्ड नेल होते हैं। एंड हूव्स मतलब क्या, आपने कभी हॉर्स का टो देखा होगा, वो थोड़ा रिजिड सा रहता है। ओके, उसको बोलते हैं हूव्स। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर और फर, मतलब स्केलेटन जो होता है वो हेयर या फिर फर से कवर्ड रहता है। एग्जाम्पल्स क्या है, एलिफेंट, ह्यूमन, कांगारू, डॉल्फिन, बैट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक्स। Probiotics are milk product but contain active bacteria. Example Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidium etc. ओके, मिल्क प्रोबायोटिक्स क्या है, तो वो मिल्क प्रोडक्ट है लेकिन उनमें एक एक्टिव बैक्टीरिया रहता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो सकता है, एसिडोफिलस हो सकता है, लैक्टोबैसिलस केसी या फिर बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडियम हो सकता है। ओके, दिस माइक्रोब्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बैलेंस मेंटेन करने का काम ये प्रोबायोटिक्स करते हैं। दैट इज इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्पिंग द डाइजेशन एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
जो हमारा डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ऐसे माइक्रोब्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। और जो हार्मफुल माइक्रोब्स है, फॉर एग्जांपल क्या दिया है, क्लोस्ट्रीडियम। ओके, इस क्लोस्ट्रीडियम की वजह से डायरिया होता है। ओके, सो ऐसे जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उनके पॉपुलेशन को कम करने का काम ये प्रोबायोटिक्स करते हैं। प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन अ वेरियस फॉर्म्स लाइक योगर्ट। योगर्ट आप सबको पता है। केफिर, केफिर क्या है, तो फर्मेंटेड मिल्क होता है, उसको थीन योगर्ट भी बोल सकते हैं। सावर क्राउट, दैट इज़ पिकल ऑफ कैबेज। डार्क चॉकलेट, मीसो सूप। मीसो सूप एक जापनीज सूप है, ट्रेडिशनल जापनीज सूप। पिकल्स, ऑयल, कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। माइक्रो अलगी में क्या है, सी फूड्स लाइक स्पिरुलिना, क्लोरेला, ब्लू ग्रीन algae एक्सेट्रा। Okay, these products form a colonies of useful microbes in an alimentary canal and control other microbes and their metabolic activities, improve the resistance and lower the ill effects of harmful substances formed during the metabolic activities. ये प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, तो यूज़फुल माइक्रोब्स की कॉलोनी बनाते हैं हमारे एलिमेंट्री कनाल में। और क्या करते हैं, तो दूसरे जो माइक्रोब्स है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के टाइम पे जो हार्मफुल सब्सटेंस होगी उनकी वजह से जो इल इफ़ेक्ट होता है उसका उस इल इफ़ेक्ट को कम करते हैं। ओके, यूजफुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव ड्यू टू द एंटीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स मेक देम एक्टिव अगेन। ओके, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो जो यूज़फुल माइक्रोब्स है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इन यूज़फुल माइक्रोब्स को एक्टिव करने का काम ये प्रोबायोटिक्स करते हैं। नाउअडेज प्रोबायोटिक्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री ऑल्सो। ओके, जैसे मैंने बताया कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स है क्लोस्ट्रीडियम, उसकी वजह से क्या होता है, तो डायरिया होता है। ओके, सो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये प्रोबायोटिक्स आजकल यूज़ किए जाते हैं। Next है microbial enzymes. Nowadays, instead of chemical catalysts, microbial enzymes are used in a chemical industry. Okay, chemical industry में chemical catalyst के अलावा क्या यूज़ किया जाता है, तो माइक्रोबियल एंजाइम्स। अभी केमिकल कैटलिस्ट क्या है, आप सबको पता है, ऐसा केमिकल फिर ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन फास्टर करने में हेल्प करता है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस केमिकल कैटलिस्ट अभी क्या यूज़ किया जाता है, तो माइक्रोबियल एंजाइम्स। These enzymes are active at a low temperature, pH and pressure, due to which the energy is saved and erosion proof instruments are also not necessary. जब हम केमिकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच और स्पेशली इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। इन सब का पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन जब हम माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करते हैं तो ये सब पैरामीटर्स कंसिडर नहीं करने पड़ते और इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स भी नेसेसरी नहीं होते। ओके, enzymes carry out specific processes, hence unnecessary byproducts are not formed, due to which the expense on purifications are minimized. जब हम माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करते हैं तो वो स्पेसिफिक प्रोसेस ही कैरी आउट करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, तो बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होते। ओके, और उन बाय प्रोडक्ट्स को जो मिनिमाइज़ करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए जो एक्सपेंस आता है वो भी बच जाता है। ओके, process of dirt removal occurs at a low temperature too, due to the mixing of enzymes with the detergent. ओके, जब हम डिटर्जेंट के साथ इस एंजाइम्स को यूज़ करेंगे तो जो प्रोसेस है डर्ट रिमूवल की वो भी लो टेम्परेचर पे हो सकती है। द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिरप्स कैन बी obtained फ्रॉम द कॉर्नफ्लावर by action of enzymes obtained from the bacilli and streptomyces. ओके, कॉर्नफ्लावर से हम लोग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिरप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स लाइक बैसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइस। Microbial enzymes are used in a various industries like cheese, plant extracts, textile, leather, paper, etc. Next is biofuels. Biofuels are fuels produced directly or indirectly from organic matter. Okay, वो indirectly या directly organic matter से बनते हैं जिसको बोला जाता है बायोमास। बायोमास में क्या क्या हो सकता है, तो इंक्लूडिंग प्लांट मटेरियल एंड एनिमल वेस्ट। ओके, बायोफ्यूल इज इम्पॉर्टेंट अमंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी। दिस फ्यूल्स आर अवेलेबल इन अ सॉलिड में क्या क्या है, तो कोल, डंग, क्रॉप रेसिड्यू। लिक्विड में है वेजिटेबल ऑयल, अल्कोहल एंड गैशियस में है गोबर गैस, कोल गैस। ओके, दिस फ्यूल्स आर इजीली अवेलेबल एंड प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी। ये इजीली अवेलेबल होते हैं एंड
उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है. ओके, बायोफ्यूल्स आर रिन्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 year फ्रॉम दोज बेस्ड ऑन अ क्रॉप रेसिड्यू एंड एनिमल वेस्ट, or about 35 years for those based on a forest residue as compared to the hundreds of million of years for fossil fuel. ओके, फॉसिल फ्यूल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर लगते हैं, लेकिन ये जो बायोफ्यूल्स है वो लेस देन 1 year में हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, जो क्रॉप रेसिड्यू और एनिमल वेस्ट पे बेस्ड है, और जो फॉरेस्ट रेसिड्यू पे बेस्ड है उनको 35 years लगते हैं लोग. ओके, लेकिन ये कंपैरेटिवली, मतलब फॉसिल फ्यूल के कंपैरेटिवली ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है. ओके, इसीलिए ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ लैंड फिलिंग साइट. यहाँ पे भी मैंने लैंड फिलिंग, जो मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट है उसका डायग्राम दिया है. डिग्रेडेबल वेस्ट बीइंग अक्यूमुलेटेड इन अर्बन एरिया इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस. लैंड फिलिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो अर्बन एरियाज़ में जो डिग्रेडेबल वेस्ट है, ओके, वो यूज़ किया जाता है. लार्ज pits are dug in open spaces far away from the residential area, and those pits are lined with the plastic sheets as a precaution against the pollution of soil due to the leaching of toxic and harmful material. ओके, एक बड़ा सा गड्ढा बनाया जाता है फार अवे फ्रॉम रेसिडेंटल एरिया, जहाँ पे ओपन स्पेस होगी. ओके, और उसको प्लास्टिक शीट से कवर किया जाता है एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट पोल्यूशन. ओके, जब हम उस लैंड फिलिंग साइट में जब मटेरियल डालेंगे, वेस्ट मटेरियल, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लास्टिक शीट डाली जाती है. ओके, compressed waste is dumped in the pit. It is covered with a layer of soil, sawdust, leafy waste and specific biochemicals. Okay, जब हम उस पीट को पूरा भरेंगे तो उसको कवर किया जाता है फिर से सॉइल से. ओके, और कभी कभी स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं. बायो रिएक्टर्स आर मिक्सड एट सम प्लेसेस. ओके, बायो रिएक्टर्स भी कभी कभी यूज़ किए जाते हैं. माइक्रोब्स प्रेजेंट इन अ सॉइल एंड अदर टॉप लेयर डिकम्पोजेज द वेस्ट. ओके, सॉइल में जो भी माइक्रोब्स है वो उस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं. कम्प्लीटली फिल्ड पिट इज सील्ड विद द सॉइल स्लरी. ओके, वो पेट जब कम्प्लीटली फिल हो जाती है तो उसको सील किया जाता है सॉइल स्लरी से. बेस्ट क्वालिटी कंपोज इज फॉर्म आफ्टर फ्यू डेज. ओके, थोड़े दिन के बाद एक बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट बन जाता है. ओके, एंड सच लैंड फिलिंग साइट्स कैन बी रीयूज आफ्टर रिमूवल ऑफ कंपोस्ट. और जब हम वो कंपोस्ट रिमूव करेंगे तो वो जो लैंड फिलिंग साइट है वो हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स. ओके, इनोक्यूलेंट्स मीन्स क्या, तो इनोक्यूलेंट्स मतलब ऐसे सब्सटेंस दे आर सूटेबल फॉर इनोक्यूलेटिंग. एंड इनोक्यूलेटिंग मतलब इंट्रोड्यूस करना. ओके, किसी चीज़ में इंट्रोड्यूस करना. सो ऐसे इनोक्यूलेंट्स जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स. सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोक्यूलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. और ये माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट कैसे बनाए जाते हैं, तो बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ओके, these inoculants are sprayed on a seeds before sowing and some of the inoculants are released into plants. ओके, ऐसे इनोकुलेंट्स जिनमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनको सीड पे स्प्रे किया जाता है या फिर डायरेक्टली प्लांट में रिलीज़ किया जाता है. द माइक्रोब्स इन अ इनोकुलेंट हेल्प इन अ प्लांट ग्रोथ बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट. ओके, इनका बेनिफिट, इनका पर्पस क्या होता है, तो जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशन देना और प्लांट की ग्रोथ करना. ओके, दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड. सोल्यूशन कंटेनिंग अजोटोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेस इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट यूज़ करते हैं वो कौन से हैं, तो अजोटोबैक्टर होगा या फिर आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेस. ओके, सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइजर इज़ प्रिवेंटेड ड्यू द यूज़ ऑफ दीज सोल्यूशंस. ओके, ये सॉल्यूशन जब हम यूज़ करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो सॉइल पोल्यूशन होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. फ्लोरोएसिटामाइड like a chemicals are mixed with the soil due to the use of chemical pesticides in agriculture. This proved to be harmful to other plants and animal as well as causes the skin diseases to human. Okay, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो उसमें जो फ्लोरोएसिटामाइड लाइक केमिकल्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स होते हैं. ओके, सो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं प्लांट को, एनिमल्स को भी. और ह्यूमन बींग में क्या होता है, तो
they cause skin diseases. Okay, so these pesticides in the soil can be destroyed with the help of microbes. ओके, सो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं सॉइल में, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स यूज़ कर सकते हैं. ओके, ये था 12th शॉर्ट नोट. इसके आगे के जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सो जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. थैंक यू.